आओ देखो, लास्ट टाइम हमने देखो पेंडुलम वाले क्वेश्चन किए थे, आज थोड़ा कॉनिकल पेंडुलम वाले देख लेते हैं। अभी पहले सबसे पहले देखो ये क्या क्वेश्चन है कि ऐसे एक मास टाइड है, ये मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। अब इसको घुमा दिया तो मान लो कोई एक पोजीशन आ गई, तो इसके अंदर क्या डेवलप होगी, टेंशन। एल कितना दे रखा था 2 मीटर, मान लो ये थीटा, ये भी थीटा, तो यहाँ पे लगा एम जी, इधर लगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टी कॉस थीटा और इधर क्या आ गया टी साइन थीटा, ठीक है। और ये बना हमारा रेडियस आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर टी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या है देखो 200 आरपीएम, तो यहाँ सॉरी ओमेगा की वैल्यू नहीं है, ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। इससे ओमेगा निकालना है तो 2 पाई इंटू में क्या कर दो, इसकी रेवोल्यूशन पर सेकंड निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया 20 पाई बाई 3, ये आ गया ओमेगा। अब देखो छोटी सी चीज़, यहाँ पे जो ये आर है ये क्या है एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा जब यहाँ पे लगाएंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल है ना। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कट गया, तो टी क्या आ गया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल, बस निकाल लो। टी इज इक्वल टू एम कितना है इसका 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। तो 0.1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर मतलब 20 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू में एल कितना है 2। यहाँ से देख लो क्या आंसर आ रहा है। इसका तुम सॉल्व करोगे तो ये 87.6 समथिंग आ जाएगा न्यूटन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मास है ऐसे, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग से टाइड है जिसकी लेंथ है लेट से आर, ठीक है। ये आर लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड है और इसे क्या कर दिया, ऐसे घुमा रहे हैं हम सर्कल में, ठीक। और इनिशियली इसको एक हमने वी वेलोसिटी दे दी वी नॉट, और इसके ये मतलब ये जो मोशन कर रहा है ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे मानो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने एक ऐसे ब्लॉक लिया और उसको ऐसे घुमा के ऐसे घुमा दिया एक बार, और इस मास के बीच में और टेबल के बीच में एक फ्रिक्शन भी है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है म्यू, ठीक है। तो जैसे हमने इसको घुमा के छोड़ा तो ये कुछ टाइम बाद रुकेगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, रुकेगा। अब हमें निकालना क्या है, निकालना देखो क्या है, हमें निकालना है टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो क्या, दोबारा क्वेश्चन सुनो, हमने क्या किया, इसको घुमा के क्या कर दिया, छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या है म्यू भी है। ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये रुकेगा, रुकने का मतलब क्या होगा, इसमें टेंशन जीरो हो जाएगी। तो इनिशियली क्या हुआ होगा, इसके अंदर मैक्सिमम टेंशन होगी और धीरे धीरे टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही हमें निकालना है कि टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है, ये हमारा एम है, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और t इज इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, v नॉट, हाँ। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल पे नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल पे है ये। देखो, चलो देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जब ये घूमेगा इसके अंदर तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये बनता है इसके अंदर कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे इसमें दो फ्रिक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो म्यू है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। देखो देखो ये जो मास है इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कैसी होगी, टेंजेंशियल, ठीक है। इस यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है इसको रोकेगा। रोकने का मतलब क्या है, इस वी नॉट वेलोसिटी को कम करेगा, ठीक है। अगर इसको कम करना है तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट, इसकी क्या होनी चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट। अच्छा, दूसरा जो रेडियल एक्सेलरेशन है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या, कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो तुम्हारी टेंशन है वही प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का जो सोलली मतलब काम है वो क्या है, यहाँ पे इस वी नॉट वेलोसिटी को रोकना। और वो रोकने के लिए इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी इसके अंदर,
म्यू एम जी, भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगा सकता है, म्यू एम जी लगा सकता है ना ये, तो म्यू एम जी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू इंटू जी, लेकिन वो कैसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखो, अब हमें रिलेशन पता है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू में टी। अगर थ्रू आउट इसको आर से डिवाइड कर दो, देखो क्या बनेगा ये, ओमेगा बाय आर क्या होता है, वी, ओमेगा आई आर वी, एल्फा बाय आर क्या होता है, ए टी, ए टी कौन सा होता है, ए टी, और यहाँ पे क्या लग गया ये माइनस का, दैट इज ए टी इंटू में टी, तो वी फाइनल क्या होगा, वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू में टी, तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी का रिलेशन। अब टेंशन क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, टेंशन होगी एम वी स्क्वायर बाय आर, मास तो मास ही है, v क्या है, वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू में टी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया आर, ये क्या है, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ, सॉरी टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो किस तरीके से है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है तुम्हारा कि एक डिस्क है ऐसे, ठीक है, डिस्क ऐसे, और ये ऐसे रोटेट कर रही है, लेट से ओमेगा से, ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट, और यहाँ पे हमने एक मास रख दिया, अब कोई स्ट्रिंग नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई अटैच नहीं है ये इसके एक्सिस से, हमने डिस्क के ऊपर क्या रख दिया, एक मास। अब हम इसको घुमाएंगे, अगर मान लो ये डिस्क घूमे तो क्या होगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा ही होता है ना, अगर मान लो किसी चीज़ के ऊपर हम रख के घुमा दें उसको, तो क्या होता है, बाहर की तरफ जाती है वो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओमेगा मैक्स, ओमेगा मैक्स फॉर विच दिस ब्लॉक डज नॉट मूव कहीं पे भी, ठीक है, दिस ब्लॉक डज नॉट मूव आउट, म्यू इसके अंदर फ्रिक्शन है, बिना फ्रिक्शन के तो चलेगा ही नहीं है, पहली बात तो, अगर फ्रिक्शन ही ना हो तुम डिस्क को जितना मर्जी घुमा लो ये तो यहीं रहेगा फिर, है ना, फ्रिक्शन होगा तभी ये घूमेगा, अदरवाइज घूमना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया कि डिस्क को घुमाया और ये m जो है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें वो मैक्सिमम ओमेगा निकालना है जिसपे m जो है वो कहाँ रहे, अपनी जगह पे सेम पोजीशन पे रहे और डिस्क के साथ साथ घूमता रहे। फिर मतलब ये केस 2 की तरह लगा लो, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब डिस्क के ऊपर ब्लॉक को रख रहे हैं और फिर डिस्क को घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे सरफेस और ब्लॉक दोनों घूम रहा है। देखो अगर इस मास जो m को है अगर डिस्क के साथ घूमना है, ठीक है, तो घूमने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या चाहिए होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोवाइड करेगा तुम्हें, रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन चाहता है कि डिस्क और जो मास है दोनों क्या रहें, साथ में रहें। फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि डिस्क और मास जो है हमेशा क्या रहें, साथ में रहें। तो जब अगर इसको ब्लॉक m को डिस्क के साथ रखना है तो क्या होना चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग एम आर ओमेगा स्क्वायर, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए, एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए, तो क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन के बराबर अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर है तो वो क्या रहेगा, साथ रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, उससे अलग होने की कोशिश करेगा या बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है कितना, देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है, म्यू एम जी कितना होगा, म्यू एम जी। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही होगा ना, तब तक तो ये साथ चलेगा। जैसे ही ये वाला बढ़ गया इससे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, तो m से m कट गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू, फिर उल्टा हो जाएगा ना, तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय आर का अंडर रूट, म्यू जी बाय आर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि पिछले केस में जो एक्सेलरेशन जो है, देखो जो पिछले केस में फ्रिक्शन जो है वो कैसा तुम्हें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था, टेंजेंशियल। यहाँ पे कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, रेडियल। मतलब फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि सरफेस जो है वो एक दूसरे के क्या रहे, रिलेटिवली जीरो पे रहे, मतलब रिलेटिवली फिक्स रहे। ठीक है, उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, वो यही चाहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये
ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय आर। अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सेम सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये ओमेगा नॉट है। अरे ध्यान दो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या है ये ओमेगा नॉट, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या अल्फा। मतलब समझ में आया कि इनिशियली हमने इसको क्या किया, धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट किया, धीरे से पहले धीरे, फिर क्या कर रहा हूँ धीरे 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 क्या कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फाइंड आउट लिखो, क्वेश्चन लिखो, यही है सेम, डिस्क है, मास m है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है म्यू है। फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम व्हेन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। फाइंड आउट द टाइम व्हेन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। और इजी करना है तो अच्छा, इसको इजी करना है तो देखो ऐसे कर लो, ओमेगा नेट को 0 भी कर लो। लेट से ओमेगा नॉट 0 है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा नॉट 0 है, और फिर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशंस को हमने घुमाना स्टार्ट किया। थोड़ा और इजी हो जाएगा इससे तुम्हारा। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो जो पिछला क्वेश्चन था ना, पिछले क्वेश्चन में हमने ओमेगा क्या था, हमारा ओमेगा फिक्स था। ठीक है, हम एक ही ओमेगा से इसको घुमा रहे थे। अगर ओमेगा फिक्स हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैसे भी क्या होता है 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैसे भी क्या होता है 0। क्या यहाँ पे ओमेगा फिक्स है क्या, ओमेगा फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और रेडियली भी होगा, दोनों होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा आर एल्फा, क्या होगा आर एल्फा, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ए नेट क्या होगा, सबसे पहले ए नेट निकालो, व्हाट इज ए नेट, ए नेट होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी, इसका तो स्क्वायर हमने कर दिया, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए नेट क्या हो गया, आर स्क्वायर को तो कॉमन ले लो, आर अंडर रूट में एल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब एफ नेट क्या होगा इसके ऊपर, देखो व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट होता है एम ए नेट। तो बेसिकली एफ नेट हो गया तुम्हारा एम इंटू में आर एल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ये जो एफ नेट आया, देखो इस ब्लॉक के ऊपर ये एफ नेट लग रहा है, नेट फोर्स ये लग रहा है। इस नेट फोर्स को रोक के कौन रख रहा है, कौन रोक के रख रहा है, म्यू एम जी, दैट इज फ्रिक्शन। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है म्यू एम जी, या ऐसे समझ लो ये जो एफ नेट है, ये एफ नेट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। जैसे ही ये बड़ा होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये बड़ा होगा उससे क्या होगा, स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो एफ नेट लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। अब देखो यहाँ पे ये हो गया एम इंटू आर, ये हो गया एल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम इंटू में जी, एम से एम कट के। ठीक है, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से देखो क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा आर स्क्वायर एल्फा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 लेस देन इक्वल टू जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो ये आर नीचे चला जाएगा, तो और ओमेगा की पावर 4 देखो क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू म्यू की स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। अब ये जो ओमेगा है देखो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू में टी। अब ओमेगा नेट तो क्या है हमारा 0। ठीक है, इनिशियली टी 0 पे 0 था, तो ओमेगा क्या होगा एल्फा इंटू में टी, एल्फा टी। तो यहाँ पे लग गया एल्फा टी। तो बेसिकली एल्फा टी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। तो टाइम टी क्या आ गया, 1 अपॉन में एल्फा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। इतने टाइम तक तो ये रुका रहेगा, इतने टाइम तक तो क्या रहेगा, रुका रहेगा। जैसे इससे बड़ा टाइम होगा ये क्या होगा, स्लिप करना स्टार्ट करेगा। तो दिस इज अ टाइम व्हेन इससे जस्ट आगे
क्या होगा, ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, जब भी वेरिएबल ओमेगा होता है, मतलब ओमेगा जो है अल्फा से चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे AT भी लगेगा और AR भी लगेगा। पिछले केस में सिर्फ AR लग रहा था, उससे पिछले केस में क्या लग रहा था, सिर्फ AT लग रहा था। तो AT लग गया, AR भी लगा, और AT और AR यहाँ पे दोनों लग गए। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, फटाफट करो। देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, क्वेश्चन में है मास दे रखा है 0.36 ग्राम। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर है, तो 0.25 मीटर हो गई, है ना। और ये केजी में कितना हो जाएगा, 36 इंटू में 10⁻⁻5 kg, ऐसे ले लो। ठीक है, तो m दे दिया, r दे दिया, अल्फा कितना दे रखा है 1/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक टर्न टेबल है, टर्न टेबल के ऊपर कहीं तो पार्टिकल रखा है, स्पिंडल से कितना दूर है, ये 25 सेंटीमीटर दूर है। हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर 2 सेकंड में चलने के बाद कितना फ्रिक्शन लगेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन इज कि 2 सेकंड अगर इसको घुमाएं, ठीक है, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो देखो जब ये घूमेगा, तो क्योंकि इसके अंदर अल्फा है, तो AT और AR दोनों लगेंगे इसमें। तो सबसे पहले AT निकाल लो, AT इज इक्वल टू R अल्फा। R कितना है तुम्हारा 0.25, मतलब 25/100 इंटू में अल्फा कितना हो गया 1/3, तो ये कितना आ गया 1/12। AT कितना आ गया 1/12। ऐसे ही AR निकालो, AR इज R ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू में T, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 इंटू में 2, मतलब 2/3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 25/100 इंटू में 4/9 इसका स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1/9। तो A नेट क्या आ गया, A नेट इज अंडर रूट में 1/12 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 का होल स्क्वायर, ये 108 का बना होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर बन जाएगा 81 माइनस सॉरी प्लस, यही तो आएगा फिर। ठीक है, 81 प्लस 144। ठीक है, तो ये कितना आ गया A नेट, A नेट आ गया तुम्हारा अंडर रूट में ये 108 तो बाहर ही आ गया, ये 108 बाहर आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2 ठीक है, तो ये 15 बाय कितना आ गया 108, 15/108। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये F नेट के बराबर ही होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, F नेट के बराबर, तक जब तक ये चल रहा है इसके साथ, जब तक इसके साथ चल रहा है और इसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए F नेट मतलब 15/108 इंटू में 36 इंटू में 10⁻⁻5, है ना। तो ये कितना आ गया, ये गया 3 पे, ये गया 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻5, या इसको बोले 50 माइक्रो न्यूटन। इस क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो एक ये डिस्क है, थोड़ा बड़ा डिस्क बना दिया, और ये उसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ये ओमेगा स्पीड से ऐसे घूम रही है, ठीक। इसके अंदर हमने एक ग्रूव बना दिया ऐसे, मतलब एक हल्का सा, कहने का मतलब ये है इस डिस्क की ना कुछ थिकनेस हो रही होगी ऐसे, ऐसे थिकनेस रही होगी। उस थिकनेस की वजह से इसके अंदर क्या कर सकता है, ग्रूव काटा जा सकता है, ठीक। ये मान लो इसका सेंटर है, लेट से सेंटर इज एट O, उससे A डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, जब इसको तुम घुमाओगे ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो ये तुमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मान लो L डिस्टेंस पे जब ये पार्टिकल पहुँचेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी वो तुम्हें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। ग्रूव, ये डिस्क है, डिस्क के अंदर ग्रूव है, ग्रूव के अंदर एक पार्टिकल है, और पार्टिकल मूव कर सकता है, ऐसे नहीं वो इसके अंदर स्टक है, ठीक है, वो फ्रीली मूव कर सकता है इसके अंदर। जब तुम इसको घुमाओगे क्या करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। जब ये बाहर जाएगा तो L डिस्टेंस पे उसकी स्पीड कितनी होगी वो तुम्हें निकालनी है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। मान लो इस डिस्क की रेडियस दे दे तुम्हें, ठीक है, किस टाइम पे ये बाहर गिर जाएगा, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो वो तो आसान है, एक बार स्पीड निकल गई, डिस्टेंस तुम्हें पता है, तो टाइम निकाल लोगे,
ठीक है। तो स्पीड निकालो सबसे पहले। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो देखो इसके ऊपर ना दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। पहली चीज़, एक तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, वो कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स लगेगा, ये जो वॉल्स है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी क्योंकि आगे की तरफ धक्का देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट है और स्मूथ इसको बोला गया है, ठीक है। तो उसकी तो ज़रूरत है इसके अंदर, मतलब वो इसके ऊपर, इसके मोशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी क्योंकि ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है इसके अंदर, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होता तो बात कुछ और होती, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी, मान लो हम एक डिस्टेंस x ले लें यहाँ पे, अगर मान लो ये x डिस्टेंस पे पहुँचा है तो उस टाइम पे इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताएं सबसे पहले। वो होगा m ओमेगा स्क्वायर x। ये इसके ऊपर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसका फिर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x। रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x। अब बेसिकली अगर तो ध्यान देखे ना, ध्यान से देखे तो ये यहाँ पे हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी या स्पीड का रिलेशन x के साथ निकालना है। यहाँ पे जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। तो इस AR को मैं क्या लिख सकता हूँ? v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। तो ये क्या बन जाएगा? v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x dx, राइट। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाऊँ? मान लो इनिशियली वो रेस्ट पे था और ये था v पे, यहाँ पे लिमिट क्या लगेंगी? a से l, वेरी गुड, a से l। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा? ये v स्क्वायर बाई 2, इधर से क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर बाहर, इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो बेसिकली बन जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगी a से l, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये v बन गया अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो वेलोसिटी की स्पीड क्या आ गई इसकी? ओमेगा टाइम्स अंडर रूट में l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, क्वेश्चन को समझो पहले, ऐसे, ठीक है, और ये अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे घूम रहा है ऐसे। मान लो ये ओमेगा है, ओमेगा से घूम रहा है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे जिसका मास है m लेट से, और ये वर्टिकल से ऐसे थीटा पे है और इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। ये जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ, और ये घूम रहा है। तो बताएं ओमेगा क्या है उस टाइम पे जब ये ऐसे अपनी, मतलब देखो अगर ये स्मूथ होता था यहाँ पे होना चाहिए था इसको, अगर ये स्मूथ है तो बेसिकली अगर ये ना घूमे तो कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे, ठीक है। और इतनी तो कॉमन सेंस तुम्हें कहती है ना कि जब इसको घुमाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो मान लो ये इस पोजीशन पे है एट टाइम, ये यहाँ पे पोजीशन पे है जो कि वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो बताओ ओमेगा क्या है उस टाइम पे? देखो जब ये घूमेगा इसके अंदर, ऐसे ध्यान दो, ये एक ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और मान लेते हैं उस पाथ की जो रेडियस है वो छोटा आर है, ठीक है। सबसे पहले तो छोटे आर और बड़े आर में क्या रिलेशन है? देखो ये छोटा आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये तो तुम्हें पता है, ये हमने कर चुके हैं डेरिवेशंस, ठीक है। बाहर की तरफ लगेगा फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ पे ओमेगा चाहिए तो ओमेगा ले लेते हैं, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखना, ध्यान रखना, ये छोटे वाला आर यूज़ किया है यहाँ पे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या एम जी नीचे की तरफ, एम जी लगा नीचे की तरफ। अब देखो ये कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल लगा ऐसे, ये हो गया नॉर्मल। अगर ये थीटा तो यहाँ से एक अगर लाइन खींची जाए तो ये भी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो mg को सपोर्ट कौन करेगा? mg को सपोर्ट मिलेगा n cos थीटा से, इज इक्वल टू mg। और इधर की तरफ n साइन थीटा किसके बराबर होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस r को बड़े r से रिप्लेस कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एम आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन ये 2 मान लो, तो साइन ऊपर कर लो, कॉस नीचे कर लो,
तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एम आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एम जी, एम से एम कट गया, ठीक है। इधर बाय ये आएगा साइन बाय कॉस, तो साइन से साइन भी कट गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा आ गया अंडर रूट में जी ऊपर, कॉस नीचे है, आर नीचे है, तो जी अपॉन में आर कॉस थीटा, ये ओमेगा की वैल्यू आएगी, ठीक है। आया समझ में। अब देखो इसी के अंदर एक और वेरिएंट, मान लो ऐसे, देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, बल्ला किसको लेके जा रहा था और इसका जो इससे लगा हुआ जुकाम, इससे लगा हुआ जुकाम तो ठीक भी नहीं होगा, इसका तो जानवर वाला जुकाम होगा। आओ देखो, देखो थोड़ा सा वेरिएशन, ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या लग गया, एक फ्रिक्शन और लग गया साथ में, ये लग गया म्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि जब तुम ये जो ओमेगा को बढ़ाओगे, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ का ध्यान दो, अगर तुम ओमेगा को बढ़ाओगे इससे, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अगर ओमेगा को बढ़ाते चलोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन और आ गया साथ में, जब फ्रिक्शन आएगा तो जब तुम इसको घुमाओगे, ठीक है, और ओमेगा को बढ़ाओगे तो ये इसको ऊपर जाने से भी रोकेगा, ठीक है। तो मतलब हम ओमेगा ज़्यादा कर सकते हैं इस केस में, ठीक है, इससे ओमेगा ज़्यादा हो सकता है। तो क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड आउट ओमेगा, फाइंड आउट ओमेगा सच दैट दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद दी वर्टिकल। सब कुछ सेम है, सिर्फ फ्रिक्शन और ऐड हो गया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा समझो पहले, जैसे मान लो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, हाँ इसको थोड़ा बाहर निकाल के बना रहा हूँ। मान लो ये मास m ऐसे है, ठीक है, इसके ऊपर mg लगेगा नीचे की तरफ, m r ओमेगा स्क्वायर लगेगा बाहर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये r छोटे वाला आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका n लगेगा ऐसे, ठीक। जब इसका ओमेगा बढ़ाओगे ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ ऐसे, ये लगा फ्रिक्शन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अभी हमने देखा था, अगर ये देखो, ये अगर थीटा है तो इसको ऐसे देखो, ये थीटा, तो फिर ये भी थीटा, ये थीटा था तो फिर ये भी क्या है, थीटा। देखो ये इस लाइन के साथ ही है ना ऐसे, तो ये क्या बन गया, थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये भी थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये भी थीटा। ऐसे देखना है इसको, ये आया समझ में, थीटा कैसे आया। अब देखो, अब बेसिकली इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो अगर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना यहाँ पे, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किससे कम होना चाहिए, म्यू इंटू एन से कम होना चाहिए। अगर म्यू इंटू एन ज़्यादा हो गया तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक पोजीशन पे इसको रखना है, तो एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे मेन जो हमारा एम क्या है, एफ और एन निकालना अलग अलग, एफ और एन निकालना अलग अलग। अब देखो सबसे पहले एन देखते हैं, देखो एन इस तरफ, एम जी का एक कंपोनेंट इधर और एम आर ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट इधर, तो देखो क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो एम जी कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू को भी अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया n। अब इसके अंदर f भी लिख लेते हैं, देखो f इधर लग रहा है, ठीक है। f कैसे लिखा जाएगा, देख mg का साइन थीटा कंपोनेंट इस तरफ, तो f प्लस mg साइन थीटा, ठीक है। देखो इस लाइन पे आ गए हम, इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो f क्या लिखा गया यहाँ से, देखो f लिखा गया m कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि इस R को हमने क्या क्या रिप्लेस कर दिया, R साइन थीटा से।
तो अब हमें रिलेशन क्या है, एफ जो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि मैक्सिमम है और जो अवेलेबल है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो एफ जो है ये बन गया एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन कितना है, एन है एम जी कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो एम 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 कट गया, बचा गया, हमें ओमेगा निकालना है, ओमेगा के कंपोनेंट एक तरफ रख लो, बाकी सारे एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखो ये बन गया आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, उधर से आया माइनस म्यू आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये वाला उधर चला जाएगा और उधर क्या है म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ओमेगा चाहिए हमें, ओमेगा चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू, ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा जाएगा म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, अगर जी बाहर लेना तो बाहर भी ले सकते हो वैसे, ठीक है, इसको ऐसे कर लिया अपॉन में, इधर क्या बचा देखो ये आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आ सकता है, आर भी कॉमन आ सकता है, तो ये आर साइन थीटा तो हो गया कॉमन ब्रैकेट में, आर साइन थीटा कॉमन जा चुका है, तो बचा कॉस थीटा माइनस इधर क्या बच गया म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा, इसका अंडर रूट, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगर देखो म्यू ज़ीरो होता तो देखो ये वाला ज़ीरो हो जाता, तो ये बनता जी साइन थीटा अपॉन में आर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाता, तो आंसर क्या था जी अपॉन में आर कॉस थीटा, जो पिछली बार आया। आगे लिखो बैंकिंग ऑफ रोड, इसमें मल्टीपल केसेस बनाएंगे हम। सबसे पहले केस बनाएं, केस वन देखें इस तरीके से, जो और हम यहाँ पे कार का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जो कार है तुम्हारी उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वो एक प्लेन रेडियल पाथ पे ऐसे जा रही है, मतलब बिल्कुल ऐसे प्लेन है ये, ठीक है, जो सड़क है बिल्कुल प्लेन है और इसका ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं से आर है, ऐसे मान लो ऐसे आर, ठीक है। तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो आर कहीं से भी लूँगा तो मैं वहीं से मतलब आर ही माना जाएगा वो, चाहे वो कार यहाँ पे है यहाँ पे, उससे आर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस बड़े आर से इसकी जो सड़क की जो विड्थ है वो बहुत कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। और मान लो एक कार ऐसे जा रही है ये, अब अगर जब हम इसको मोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारे टायर और सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये कार किधर चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, तो ये ट्रैक से बाहर जा सकती है। अब यहाँ पे जो मोड़ने का काम जो होता है वो कौन करता है, कौन करता है, सबसे पहले तो मैं ही करता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टीयरिंग मोड़ूंगा नहीं तो मुड़ेगी कैसे ये, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो क्या होता है, कार जो है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है, अंदर की तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे नेसेसरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमें चाहिए घूमने के लिए वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे, पहली चीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर v कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट, और अगर ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है, और अगर अल्फा ज़ीरो तो एटी भी ज़ीरो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें अगर v कांस्टेंट है ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट तो ओमेगा अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा अगर जीरो तो एटी भी क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो क्या होगा इसके अंदर, क्या है, इसका होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फ्रिक्शन है उससे क्या होना चाहिए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर से बड़ा होना चाहिए, या मैं बोलूँ कि एम वी स्क्वायर बाय आर शुड बी लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, शुड बी लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है आ कहाँ से रही है, सरफेस और इस कार की वजह से, मतलब टायर और सरफेस की वजह से। मान ले इसका मास m है
तो ये क्या हो जाएगा म्यू एम जी, क्या हो जाएगा ये म्यू एम जी। तो एम से एम क्या हो गया, कट गया, एम से एम हो गया कैंसिल। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर जी। अगर वेलोसिटी इससे कम होगी तो तुम सेफली इसको कवर कर जाओगे, अदरवाइज क्या होगा, ये बाहर की तरफ तुम्हारी कार जा सकती है। तो तभी हम क्या होता है जब भी ऐसे मोड़ आते हैं, मतलब कोई ऐसे मोड़ आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न आ रहा है, तो हम कार की स्पीड को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, है ना, और उसको सेफली कवर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब अगर ध्यान दो, अगर मान लो जैसे हाईवेज हो, ठीक है, हाईवेज पे कार क्या करती है, बहुत तेज़ स्पीड से जाती है। तो अगर ये वेलोसिटी हाई को सपोर्ट करना है, हाई वेलोसिटी को सपोर्ट करना है, तो आर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर म्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, म्यू को हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि बारिश गिर गई, ठीक है, तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लीस्ट पॉसिबल म्यू को कंसीडर करते हुए आर को क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। तभी तुम देखोगे जो हाईवेज होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े रेडियस के क्या होते हैं, टर्न होते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो हम डायरेक्टली छोटे छोटे टर्न भी बना सकते थे। तो उसमें क्या होता है, कार को बहुत ज़्यादा स्पीड कम करनी पड़ती, स्पीड कम करनी तो कंजेशन हो जाता है, तो हाईवेज पे क्या लगते हैं, जाम लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको फास्ट स्पीड पे घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ लिखो बड़ा बढ़िया, देखो केस टू में क्या है कि कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है और ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज वटेवर, यहाँ पे हम इंक्रीज का केस ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज रिमेन सेम, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ओमेगा भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे अल्फा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए टी भी होगा, और ए टी की वैल्यू क्या होगी, आर अल्फा, और ए आर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट लग गए, फिर कौन कौन से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वी की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो एफ नेट क्या लिखा गया, एफ नेट लिखा गया, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो तो एफ नेट आ गया। तो ये हो गया एफ नेट इज इक्वल टू एम टाइम्स आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वी की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो ये एफ नेट नेट फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया एम अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू एम जी। क्या एम से एम कट गए, इसका स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर ये इधर चला जाएगा, तो देखो क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, ध्यान दो, ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इस v की वैल्यू क्या आ गई, फिर v की वैल्यू आ गई क्या, ये v की पावर 4 करना था ना, हाँ v की पावर 4, इधर तो सही है ना, वी स्क्वायर बाय आर वी स्क्वायर, हाँ ये v की पावर 4, तो ये v की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा v लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ पे आर स्क्वायर ऐसे म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4 की पावर 1/4। तो ये वो सेफ वेलोसिटी है जिससे वो इसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो पिछले केस में और इस केस में भी जो वेलोसिटी है वो आर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे हाईवेज बनाने जहाँ पे मतलब स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की स्पीड पे हमें गाड़ियाँ चलानी है, तो ऑब्वियसली आर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे चल रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, यहाँ पे स्लिप हो गई, मतलब बारिश आ गई और म्यू जो है वो बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि देखो ये आर तो एक लिमिटेड वैल्यू तक ही हम बढ़ा सकते हैं, इसका ऐसा थोड़ी ना कि मतलब तुमने पूरी ज़मीन को जो है वो सड़क की सड़क बना दी वहाँ पे। तो एक ऑप्टिमल रेडियस होना चाहिए सो दैट कि कार जो है वो सेफली मूव कर जाए। तो यहाँ पे हमने एक इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कभी कभी जब तुम देखोगे टर्निंग पे
जो क्या होती है, सड़क जो है थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है। और जनरली हम सोचते हैं कि ये बारिश का पानी एक साइड में करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे पूरी एक फिजिक्स है। देखो किस तरीके से। अब तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं सड़क का। ऐसे जैसे मान लो ऐसे ये हमने क्या कर दिया, सड़क को हल्का सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से नहीं देख रहे इसको, ऐसे सामने से देख रहे हैं। और कार मान लो ऐसे जा रही है इस तरीके से, ये कार हो गई, ठीक है, ये कार जा रही है। और हम मान लेते हैं कि बिल्कुल स्लिपरी रोड है, यहाँ पे म्यू क्या है, 0, ठीक है। इधर लगा mg, इधर लगा क्या n, ये mv²/r किधर लग गया, इधर, ठीक है। अब ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, ये तो चीज़ समझ में आ गई। तो इसका दूसरा कंपोनेंट लगा इधर, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये बना n cos थीटा इज इक्वल टू mg और n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r(g). तो v² की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, r(g tan थीटा). तो ये v क्या आ गया, v इज़ अंडर रूट में r(g tan थीटा), ठीक है ये। और ये वो सेफ वेलोसिटी है जिससे तुम म्यू इज इक्वल टू 0 पे भी बैंक रोड पे तुम मूव कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, इसी के अंदर दूसरा केस क्या है जहाँ पे म्यू है। अब देखो इसको किस तरीके से देखेंगे, देखो ऐसे। अब यहाँ पे म्यू भी आ गया, तो इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे बना ये mg, ठीक है, mv²/r जो है वो बाहर की तरफ, फ्रिक्शन लगा अलोंग द सरफेस, फ्रिक्शन लगा अलोंग द सरफेस, n लगा ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, f और n अलग अलग निकालने हैं, ध्यान देना, ठीक। तो ये थीटा बनेगा, ऐसे ही अगर इसको इस लाइन पे ले आऊँ, ऐसे सेंटर पे लगाता हूँ ऐसे, ये ऐसे, तो ये भी थीटा और ये भी क्या बनेगा, थीटा। अभी पिछला केस किया हमने ऐसे, है ना। तो यहाँ पे देखो n क्या बन जाएगा, n बन जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ठीक है। और f क्या लिखा जाएगा, f लिखा जाएगा देखो f प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r cos थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो f क्या लिखा गया, f लिखा गया mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो म्यू इंटू में n है और ये जो फ्रिक्शन है, ये क्या रिलेशन देता है, ये जो फ्रिक्शन है किससे बड़ा होना चाहिए, म्यू n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू n, अगर सेफ चलना है तो, ठीक है। तो बेसिकली म्यू इंटू n लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू इंटू n लगाओ। अब म्यू इंटू n लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू n लगाओ, म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mv²/r sin थीटा लेस देन इक्वल टू mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ठीक है। इसको तरफ सॉल्व करो, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, mv²/r कॉमन ले ले, हाँ m तो कट जाएगा, mv²/r कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये बन गया। m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v की जो वैल्यू आई, v की वैल्यू क्या आ गई, देखो v² इज इक्वल टू ये म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या बन गया, इनटू में r चला जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसका हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो गया, जी भी आएगा, किधर RG हो जाएगा, RG ऊपर, G कर दो, अच्छा यहाँ पे जी भी है ना, हाँ तो ये जी भी आ जाएगा, तो ये जी कॉमन इस तरीके से। तो v इज इक्वल टू आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। डेथ वेल, नेक्स्ट टॉपिक इज डेथ वेल, मौत का कुआं। कभी देखा है, हाँ मतलब वही मेले वेले में लगा होता है ना, नहीं देखा कभी,
टीवी में तो देखा होगा, वो मोटरसाइकिल घुमाते हैं उसके अंदर। अरे नहीं देखा यार। अच्छा हाँ, मौत का कुआं, वही असली मौत का कुआं थोड़ी ना होता है कि जिसमें आदमी कूद के जान देगा, वो थोड़ी ना होता है। उसको ही मौत का कुआं बोलते हैं जिसमें वो बाइक वाइक चलाते हैं। जैसे मान लो ये है, ये ऐसे, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी शेप में होता है, यहाँ तो हमने छोटा सा बनाया है। और जैसे मान लो ये एक बाइकर है, और ये बाइकर जो है इसके ऊपर ऐसे इसको चला रहा है, ठीक है, ये बाइक ऐसे मान लो चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें वो निकालना होता है कि किस वेलोसिटी पे ये घूमे कि ये नीचे ना गिरे, मतलब बेसिक फंडा यही है। अब देखो यहाँ पे इसके फोर्सेस देखें अगर, तो यहाँ पे लग रहा होता है mg, ठीक है, बाहर की तरफ क्या लग रहा होता है mv²/r। इसको बैलेंस कौन करता है, नॉर्मल, ठीक है। इस mg को बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन। इस mg को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे mg, और n जो है वो किसके बराबर, mv²/r के बराबर। r क्या है, इस वेल की रेडियस है, ठीक है। तो बेसिकली हमें रिलेशन क्या चाहिए, f शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू n, ठीक है। तो देखो सिंपल रिलेशन, mg लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू mv²/r। m से m कट गया तो v की वैल्यू क्या आ गई, v जो है किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू √g/r अपॉन में म्यू, g/r में म्यू। इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे कम हुई तो गिर जाओगे, इससे कम हुई तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, हाँ अब देखो मेन, जब कभी भी हम साइकिल चलाते हैं और हमें टर्न करना होता है तो हम क्या करते हैं, साइकिल को एक तरफ टिल्ट कर लेते हैं, है ना। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरीके से टर्न कर रहे हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, साइकिल को टिल्ट करते हैं, और टिल्ट करके क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ठीक है। और कभी तुमने बाइक वाइक की रेस देखी हो, वहाँ पे जब मोड़ते हैं तो वो एकदम क्या करते हैं, बिल्कुल ही ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा स्पीड पे एक रेडियस को कवर कर पाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेंडिंग होती है हमें हेल्प करती है मुड़ने के अंदर, ठीक है। अगर हमें कभी भी टर्न लेना हो तो बेंडिंग अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ज़्यादा स्पीड पे होता है तो हम ज़्यादा बेंड करते हैं, कम स्पीड पे होता है तो हम कम बेंड करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करते हैं वो हमें समझना है। देखो जैसे मान लो इस तरीके से है एक साइकिल, ऐसे ये साइकिल का टायर है, अब ये मान लो ये ऐसे सरफेस पे ऐसे हम बेंड कर रहे हैं, ऐसे समझने के लिए इस तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं, ये ऐसे डॉटेड लाइन मान लो ये, ठीक है। अब ये बताओ मुझे सबसे पहले तो mg कहाँ पे लगेगा, नीचे तो लगेगा, लेकिन किस पॉइंट पे लगना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो कहीं पे मान लो इसके सेंटर पे हमने ले लिया है सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ यहाँ पे लगेगा mg। अच्छा mv²/r कहाँ लगेगा इसमें, ये जो अगर टर्न कर रही है राइट में तो लगेगा, लेकिन कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, वो भी कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो वो भी लगाएं सेंटर ऑफ मास पे। ये mv²/r लग गया सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा इसके अंदर, किस साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। देखो अगर हम ऐसे टिल्ट होके क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो हम बाहर की तरफ स्लिप होंगे। अगर हम बाहर की तरफ स्लिप होंगे तो फ्रिक्शन हमें रोकेगा स्लिप होने से, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि हम स्लिप होके बाहर जाएंगे और जो अर्थ है हमें क्या करेगी, वहाँ जाने से रोकेगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ। अच्छा इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, किधर, ऊपर की तरफ, कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे या फिर कहीं और, नीचे कॉन्टैक्ट सर, मतलब नॉर्मल कहाँ पे लगता है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है वहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल ऐसे, ठीक है। तो ये f, ये नॉर्मल, ये mv²/r, और ये क्या हो गया mg, ठीक है। अब अगर हम फोर्स बैलेंसिंग की बात करें तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए कि जो n है वो क्या हो जाए, mg को इक्वेट करे, और f जो है किसको इक्वेट करे, mv²/r को इक्वेट करे, ठीक है। ये वो चीज़ होगी। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज़ समझने वाली ये है कि जब भी
इस तरीके से फोर्सेस लगती हैं, जैसे मान लो एक फोर्स तो यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, तो ये क्या करेगा, टॉपल होने की कोशिश करेगा। देखो ऐसे, जैसे मान लो जैसे एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, सेंटर पे। अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊं सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो बॉडी क्या चलेगी, सीधी। लेकिन अगर यही फोर्स जो है वो यहाँ पे लगने लग जाए ऊपर की तरफ, तो क्या हो सकता है, टॉपल हो सकता है। क्या हो सकता है, ये टॉपल हो सकता है, मतलब ऐसे रोटेट हो सकता है या टॉपल हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, ये जो फोर्सेस जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रही है वो तो इसको घुमाएंगे नहीं, लेकिन ये वाली फोर्सेस क्या कर सकती हैं, इसको टॉपल करवा सकती हैं। कैसे होगा? ऑब्वियसली नीचे की तरफ घूमेगा, ये उल्टा तो जाएगा नहीं। मतलब तू मोड़ रहा इधर, ऐसे पलट गया, ऐसे थोड़ा होता है सर, चोमू है क्या। मतलब खुद सोच के देख, जब तू बेंड इस तरफ हो रहा है तो ऑब्वियसली तू इधर ही टॉपल करेगा, उल्टा थोड़ा ना टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़। अब अगर हमें ये टॉपल होने से रोकना है, ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो कहाँ से पास हो जाना चाहिए, इसके सेंटर ऑफ मास में से पास होना चाहिए। कहाँ से पास होना चाहिए, इसके सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अंदर से, क्या कह रहे हैं, हाँ होना चाहिए अगर हमें रोकना है तो। अगर हम नहीं रोकेंगे, मतलब अगर हम और ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो ऑब्वियसली गिर जाएंगे, है ना। तो अगर हमें ये टॉपल होने से रोकना है तो ये कहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अंदर से। मान लो वो एंगल क्या है, थीटा। मान लो वो एंगल क्या है, थीटा। तो ऑब्वियसली अगर हम ये थीटा देखें, ये फ्रिक्शन, तो ये एन, तो टेन थीटा क्या लिखा गया, देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एफ बाई एन। देखो एफ बाई एन, ठीक है। एफ किसके बराबर है और एन किसके बराबर है, एम जी। लगाओ यहाँ पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू में एम इंटू जी। ये कट गया, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इतना थीटा होना चाहिए, इतना क्या होना चाहिए, इस एंगल, ये सेफ एंगल है तुम्हारे लिए, ठीक है। इस एंगल पे अगर बेंड करोगे तो तुम गिरोगे नहीं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गिर सकते हो। इससे ज़्यादा करोगे तो गिर जाओगे, इससे कम है तो ठीक है, सेफ है, ठीक है। अगर इससे कम है तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी और रेडियस को कवर नहीं कर पाओगे, बाहर निकल जाओगे। तो दिस इज़ द ऑप्टिमल पोजीशन। कुछ पाथ कुछ ऐसे है, देखो ऐसे, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम रेडियस के हैं, और सेम रेडियस कितनी दे रखा है इसमें, 100 मीटर, ठीक है। इनका रेडियस है 100 मीटर, और ठीक है, ये जो एंगल है वो 90 है, दिस एंगल इज 90। इसको बोला गया है ए पॉइंट, ये है बी, ये है सी, ये डी, और ये है ई पॉइंट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक साइकिलिस्ट है, ऐसे, क्या कह रहे हैं, हाँ, मतलब ये साइकिलिस्ट इसके ऊपर चल रहा है। इस साइकिलिस्ट का जो वेट है, देखो ये है 100 मीटर, ये 90, इसका जो मास दे रखा है वो है तुम्हारा 100 kg है शायद, देखना। और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। अब जो तुम्हें निकालना है, सबसे पहली चीज़ लिखो, सबसे पहला जो तुम्हें निकालना है दैट इज़ कि तुम्हें निकालना है बी और डी पे, बी और डी पे नॉर्मल फोर्सेस निकालें। नॉर्मल तुम्हें फाइंड आउट करना है बी और डी पे, फाइंड आउट नॉर्मल व्हेन इट इज़ एट पॉइंट बी एंड डी। सेकेंड चीज़ तो जो तुम्हें निकालनी है, सेकेंड पॉइंट लिखें, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर when the cycle is at B, C and D। 3 पॉइंट पे। थर्ड लिखें, find the normal force between the road and the cycle just before and just after the cycle crosses C। just before and just after the cycle crosses point C, ठीक है। लास्ट निकालें, what should be the minimum friction coefficient, what should be the minimum friction coefficient
between the rod and the tire, between the rod and the tire, which will ensure that the cyclist can move with constant speed. Cyclist can move with constant speed. G10 लेना है इसमें। आओ देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे mg नीचे, ऊपर क्या लग रहा होगा mv²/r। ठीक है, r हमें पता है, m हमें पता है, v हमें पता है, m हमें पता है, यहाँ पे g पता है, सब कुछ पता है। n निकालना है, n किधर लग रहा होगा ऊपर, n भी ऊपर लग रहा होगा। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो n लिखा जाएगा n = mg - mv²/r, है ना। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 975। वैल्यू डाल लेना, आंसर आ जाएगा 975। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, m दे रखा है, g रखा है, मतलब ये तो 1000 हो गया। 1000 माइनस v कितना है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आया मास है 100 इंटू में 25/100, 100 से 100 कट गया 25, तो 1000 में से 25 गए 975, सिंपल। ठीक, और इसी का ही दूसरा पार्ट, इसमें डी पॉइंट पे निकालना था। ठीक है, इस अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो n ऊपर लगेगा, mv²/r जो है वो बाहर लगेगा, mg भी बाहर की तरफ लगेगा। तो इस बार जो n लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा mg + mv²/r। इस बार ये 1000 है, ये 25 बन जाता है, तो आंसर आ जाएगा 1025। तो पार्ट ए इज डन। ठीक है, बी की बात करें, बी में क्या पूछा तुमसे, फ्रिक्शन पूछा है। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान दो, सिंपल, इधर ध्यान दें। पहली बात, फ्रिक्शन कब आएगा। फ्रिक्शन जो है, सुनो, फ्रिक्शन जो है वो टायर और सरफेस के बीच में लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में जब टायर घूमता है तो उसके अंदर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। उसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो अभी हमने पढ़ा भी नहीं और यहाँ पे यूज़ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे ये है, जब साइकिल स्किड करेगी, जब साइकिल क्या करेगी, स्किड करेगी, तब फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज फ्रिक्शन आने वाला नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रिक्शन की बात हो रही है, जो टायर और किसके बीच में है, ट्रैक के बीच में, वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे कभी भी स्लिपिंग नहीं हो सकती। इस पॉइंट पे कभी भी स्लिपिंग नहीं हो सकती। स्लिपिंग होने के चांसेस कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, स्लिपिंग होने के चांसेस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे तो सबसे पहले देखो, पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन के अंदर पहले का आंसर क्या हो गया 0, बी पॉइंट पे 0, डी पॉइंट पे 0, सी पॉइंट पे निकालें। अब देखो सी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे देखो, ये कुछ ऐसे बन रहा है सी पॉइंट, है ना, इस तरीके से। अब इस पर्टिकुलर सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल लगेगा ऐसे, mg लगा ऐसे। ठीक है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एंगल थीटा बन रहा है, यही है ना, देख ऐसे ये लाइन आ रही है, इस पॉइंट की ऐसे बात कर रहा हूँ, mg यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ये देखो ये 45, तो फिर ये भी 45, तो बेसिकली ये 45 डिग्री है, दिस इज़ 45 डिग्री। तो mg cos 45 तो लगा इधर, और mg sin 45 लगा इधर, तो ये हो गया mg sin थीटा, थीटा 45 है, यहाँ पे लिख दिया mg cos थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ स्किड कर सकती है यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे स्किड कर गई तो हम सेफ नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जब स्किड करेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली f जो है वो mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। स्किड नहीं करेगी, तो स्किड नहीं करेगी। अगर ये mg sin थीटा ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन से तो स्किड कर गई, इक्वल है तब तक सेफ है, मैक्सिमम पॉसिबल है ये, है ना। तो m कितना है 100, g 100, और ये हो गया 1/√2। 1/1/√2 क्या होता है 0.707। ठीक है, इनटू में 1000, तो कितना आ गया 707 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। अब हमें देखना है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर सी। ठीक है, मान लो तो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम देखो, इस ऊपर वाले की बात करते हैं, ये ऐसे है सी, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा बाहर, mv²/r किधर लग रहा है, इधर ऊपर की तरफ, क्योंकि रेडियस ऐसे है ना, तो बाहर की तरफ लग रहा है। mg किधर लग रहा है
नीचे, तो इसका एम जी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट जो है वो क्या कर रहा है, इसको आपस में बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली जो एन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। थीटा 45 है, थीटा क्या है, जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर की बात हो रही है। तो इस पॉइंट पे तो 45 ही बन रहा था ना, तो हम जस्ट बिफोर भी 45 ले सकते हैं और जस्ट आफ्टर भी 45 ले सकते हैं, है ना। तो वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1000 इंटू में 1/√2 माइनस एम कितना था, ये टोटल मिला के कितना आ जाता था, 25 आ रहा था ना ये। तो बस ये 707 माइनस 25 कितना आ गया, 682 न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा, जस्ट आफ्टर की बात करें, आओ देखो जस्ट आफ्टर के अंदर ऐसे, मतलब ये ऐसे बन रहा था, ये पॉइंट सी है और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब देखो नॉर्मल, अब एस नॉर्मल किधर लगेगा, हाँ इधर लगेगा, नॉर्मल इधर है, एम जी नीचे, एम जी कॉस थीटा यहाँ पे, और इस बार एम वी स्क्वायर बाय आर किधर लगेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। अब एन जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये बन जाएगा 707 प्लस कितना, 25 कितना हो गया, 732 न्यूटन। तो ये ऑप्शन सी हो गया। देखो ऑप्शन डी के लिए थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर मान लो इसको सबसे सेफ चलना है, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू इंटू एन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन। अच्छा, इस पूरे पाथ में सबसे कम जो है एन कहाँ पे है, जस्ट बिफोर सी, जस्ट बिफोर सी। देखो जस्ट बिफोर सी कितना है 682 और जस्ट आफ्टर सी कितना है 732। तो मतलब जस्ट बिफोर सी पे हम सबसे ज़्यादा अनसेफ होंगे, मतलब स्किड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम इस पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। तो उस केस में n कितना हो जाएगा 682। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में देखो एम जी यहाँ पे फ्रिक्शन लगा यहाँ पे और एम जी साइन थीटा लगा यहाँ पे, ठीक। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस आउट कर रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, म्यू इंटू एन, और चाहिए कितना है, एम जी साइन थीटा। तो बेसिकली एम जी साइन थीटा एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए, म्यू इंटू एन। एन कितना है 682 और ये एम जी साइन थीटा कितना आ जाता है 707, कितना आ जाता है 707। तो 707 डिवाइडेड बाय 682 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू देखना क्या आ रही है, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.034 समथिंग, 4 आ रही है 7 आ रही है 7। हम तो बिल्कुल एक्यूरेट जाएंगे। तो ये आ जाएगी 1.037।